जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की मॉर्निंग की क्लास की तरफ। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। देखते हैं आज के दिन क्या है कुछ खास। तो फ्रेंड्स, आज हो गया 1 जुलाई। जी हाँ, आज क्या है? आज है 1 जुलाई। और 1 जुलाई के बारे में जान लेते हैं कि हम आज के दिन को किस दिवस के रूप में मनाते हैं। दिन चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। तो फ्रेंड्स, 1 जुलाई को हर साल हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, एसबीआई स्थापना दिवस और राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस के रूप में आज के दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं। जी हाँ, 1 जुलाई को 3 महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं। कौन कौन से? राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, दूसरा दिवस है एसबीआई स्थापना दिवस और राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस के रूप में आज के दिन को मनाया जाता है। तो ये तो हमने देख लिया 1 जुलाई के बारे में कि आज के दिन को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं। चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कर रहे हैं होम साइंस की क्लास, जिसमें हम क्लास 6 से 12 की बुक को कवर कर रहे हैं। और अभी तक फ्रेंड्स हमारा क्लास 6 to 11 की बुक कंप्लीट हो गई है। जी हाँ, हम आगे क्लास 12th में। आई होप आपने हमारी सारी प्रीवियस क्लासेस देखी होगी। नहीं देखी है, यदि हमारे आप न्यू व्यूवर्स हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, आप देखिए। क्लासेस वाइज प्ले लिस्ट आपको कवर करवाई गई हैं। तो जिस भी क्लास में, जिस कॉन्सेप्ट में आपको जो भी डाउट है, आप प्ले लिस्ट में जाके अपने क्लास के अकॉर्डिंग अपने डाउट्स देख सकते हैं और अपने सारे ही कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि हर टॉपिक को हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। इतने डिटेल में पढ़ने का एक ही उद्देश्य है कि एक बार आप इस सीरीज़ को देखिए, समझिए, ताकि होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रह जाए। चाहे आप किसी भी क्लास के लर्नर से, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी भी फील्ड में होम साइंस से अपना करियर देख रहे हैं, सभी के लिए सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। प्लीज़, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपना फीडबैक दें, क्योंकि आपका हर फीडबैक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक हमें अवश्य ही दिया करिए। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में फ्रेंड्स हम करेंगे भारत के परंपरागत व्यवसाय। बट इसको करने से पहले प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो फ्रेंड, प्रीवियस क्लास में हमने देखा था, जस्ट हमने क्लास 12th का ये देखिए चैप्टर 1 से स्टार्ट ही किया था, जिसमें हमने कार्य और अर्थपूर्ण कार्य के बारे में चर्चा की थी। और साथ ही साथ हमने कार्यों का अवलोकन देखा था। कार्य, आजीविका और जीविका पे हमने डिस्कस किया था। कार्य के प्रचलित अर्थ देखे थे, 3 तरह के। कौन कौन से? एक, नौकरी और जीविका के रूप में कार्य, दूसरा जीविका के रूप में कार्य और तीसरा जीविका के रूप में मनपसंद कार्य। ये क्या थे? कार्य के प्रचलित अर्थ। और साथ ही साथ हमने कार्य, जीविका और आजीविका में अंतर का उदाहरण देखा था। कुछ क्वेश्चंस भी हमने आपको एज अ होमवर्क के रूप में दिए थे। आई होप आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे और आपसे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हुए होंगे। और जो जीविका और आजीविका का उदाहरण के माध्यम से हमने आपको डेफिनेशन दिलाई थी, मतलब दी थी, पढ़ाया था आपको, उससे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वो जो 3 व्यक्ति के हथौड़ा तोड़ने वाला जो हमारा उदाहरण था, आई होप उससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अब चलते हैं आज की क्लास। ये तो हमारी प्रीवियस क्लास थी। देखते हैं आज की क्लास में भारत के परंपरागत व्यवसाय। कला एवं संस्कृति में भारत सबसे धनी देश है, यानी कि जो हमारा भारत है वो कला और संस्कृति के मामले में सबसे धनी, यानी कि सबसे रिच कंट्री आप इसको बोल सकते हैं। विश्व के बहुत कम देशों में हमारे देश की तरह प्राचीन एवं विविध संस्कृतियाँ पाई जाती हैं। इतनी विविधता होने के अतिरिक्त यहाँ पर टिकाऊ प्रकृतिवास और संस्कृत और सामाजिक साहचर्य अर्थात कोहेसिवेंसेस है। इस संस्कृति का अस्थायित्व वर्षों से सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथाओं के कारण बना हुआ है। भारत के कुछ परंपरागत व्यवसाय निम्नलिखित हैं। वो कौन कौन से? पहला जो परंपरागत यानी कि जो ट्रेडिशनल है वो क्या है? हमारा कृषि अर्थात एग्रीकल्चर के नाम से जिसको हम जानते हैं। कृषि जनसंख्या के एक बड़े भाग के मुख्य व्यवसायों में एक है, यानी कि ज़्यादातर लोग जो है वो फार्मिंग अर्थात कृषि का कार्य करते हैं, क्योंकि यहाँ की जलवायु परिस्थितियाँ कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त हैं। देश की कुल जनसंख्या का 70%, ध्यान दीजिएगा, 70% ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। जो हमारा देश है, ध्यान दीजिएगा, पूरी जनसंख्या का 70% जो है वो गांव में ही वो निवास करते हैं।
जिसके लिए कृषि ही रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत है। देश के अधिकांश भागों में कुछ किसान शहरी बाजार में बेचने के लिए नकदी फसलें अर्थात कैश क्रॉप्स उगाते हैं और कुछ क्षेत्रों में आर्थिक महत्व वाली फसलें जैसे चाय, कॉफ़ी, इलायची, रबड़ आदि उगाते हैं क्योंकि इनसे विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। भारत विश्व में काजू, नारियल, दूध, अदरक, हल्दी और काली मिर्च के सबसे अधिक उत्पादन करने वाले देशों में शामिल है। किस चीज़ का उत्पादन में शामिल है? तो पहला है हमारा काजू, नारियल, दूध, अदरक, हल्दी और काली मिर्च के सबसे अधिक उत्पादन करने वाले देशों में हमारा भारत शामिल है। इसके अतिरिक्त मछली पकड़ना भी भारत का महत्वपूर्ण व्यवसाय है। तो ये हमने कृषि के बारे में देखा। अब हस्तशिल्प के बारे में देख लेते हैं। तो हस्तशिल्प अर्थात हैंडक्राफ्ट्स जिसको हम बोलते हैं, तो हैंडक्राफ्ट्स यानी कि हाथ के कौशल से तैयार किए गए उत्पाद हैं जिन्हें बनाने के लिए किसी भी आधुनिक उपकरण का उपयोग नहीं किया जाता। भारतीय गांवों में हस्तशिल्प एक परंपरागत व्यवसाय है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उन उत्पादों की निरंतर मांग की जा रही है और लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। हस्तशिल्प के कुछ उदाहरण हैं काष्ठ शिल्प अर्थात वुडवर्क, मिट्टी के बर्तन बनाना, धातु शिल्प, आभूषण बनाना, हाथी दांत शिल्प, कंघा शिल्प, कसीदाकारी, रंगाई, बुनाई, शैली शिल्प, मूर्तिकला, टेराकोटा अर्थात लाल भूरी मिट्टी के पकाए हुए बर्तन और मूर्तियाँ जिसको हम क्या कहते हैं टेराकोटा, 16 पीठ शिल्प, दरी गलीचे, मिट्टी और लोहे की वस्तुएं। तो ये जो है हमारे किसके उदाहरण है? ये सारे ही जो काम है वो क्या है? हस्तशिल्प के उदाहरण। ये देखिए वो उड़ीसा की 16 शिल्प और कर्नाटका की चन्नपट्टन की मूर्तियाँ आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये क्या है? हमारे हस्तशिल्प के उदाहरण हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो परंपरागत व्यवसाय क्या है? बुनाई। भारत एक कुटीर उद्योग है। प्रत्येक राज्य के विशिष्ट वस्त्र, कसीदाकारी और परंपरागत परिधान होते हैं जो उस क्षेत्र विशेष की जलवायु और जीवन शैली के लिए उपयुक्त होते हैं। भारत अलग अलग जलवायु और जीवन शैली के लिए हमने देख लिया। भारत अलग अलग प्रकार की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। जैसे हाथ से बुने हुए भारतीय वस्त्र को सदियों से प्रशंसा प्राप्त हुई है। इनमें से अधिकतर वस्त्र प्राचीन काल में प्रतिदिन उपयोग के लिए और अन्य सजावट के उद्देश्य से बनाए जाते थे। प्रायः ऐसे व्यवसाय भारत की सामाजिक आर्थिक संस्कृति को बनाए रखते हैं। आधुनिक अर्थव्यवस्था ने इस प्रकार के शिल्पों की सामग्री को वैश्विक बाजार तक पहुंच को सुनिश्चित किया है जिससे देश को पर्याप्त विदेशी मुद्रा प्राप्त हो रही है। परंपरागत रूप से शिल्प निर्माण उत्पादन करने की विधियां, तकनीकी और कौशल परिवार के सदस्यों को पीढ़ी दर पीढ़ी सौंप दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए शिकार करना और पक्षियों और जानवरों को जाल में फंसाना, विदेशी सामान इकट्ठा करना और बेचना, माला बनाना, नमक बनाना, नीरा या ताड़ का रस निकालना, खनन कार्य, ईंट और टाइल बनाना आदि भारत में जाति, धर्म एवं व्यवसाय परस्पर एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। साथ ही देश के सामाजिक ढांचे में जन समूहों की सौंपनिक व्यवस्था से भी संबंधित है। तो ये देखिए भारत की कसीदाकारी और वस्त्र आप देख रहे हैं ना, बुनाई की गई हुई थी। ये है भारत की कसीदाकारी वस्त्र, इस तरीके से दिखते हैं। स्क्रीन के माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब नेक्स्ट हमारा जो ट्रेडिशनल है, भारत का ट्रेडिशनल व्यवसाय है वो क्या है? भारतीय पाक कला। भारतीय संस्कृति में भोजन पकाने को ही पाक कला कहा जाता है। भारत में प्रत्येक क्षेत्र की विशिष्ट पाक प्रणाली होती है जिसमें देसी सामग्री और मसालों को लेकर विविध प्रकार के स्थानीय व्यंजन बनाए जाते हैं। वर्तमान में भी भारत अपने स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है और अनेक व्यक्तियों के लिए आजीविका का स्रोत है। लोग सड़क पर, ठेले पर विविध प्रकार के भोजन बेचने से लेकर विशिष्ट भोजनालयों अर्थात रेस्टोरेंट्स और 5 सितारा होटल में भोजन पकाने, परोसने व अन्य कार्यों को अपनी आजीविका बना लेते हैं। भारतीय मिर्च मसालों की विदेशों में भी अत्यधिक मांग रहती है। तो ये हमने देख लिया भारतीय पाक कला भी क्या है? हमारा पारंपरिक व्यवसाय है। अब नेक्स्ट हमारा जो व्यवसाय है चित्रण कला। चित्रण वह कला है जो मुख्यतः दृश्य अर्थात विजुअल प्रकृति की होती है। इसमें चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला व चलचित्र आदि आते हैं। किसके अंतर्गत? चित्रण कला के अंतर्गत। भारत में चित्रण कला की विविधता है जो प्राचीन काल से प्रचलन में है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से कलाकारों और शिल्पकारों को 2 मुख्य वर्गों के
संरक्षकों से मदद मिलती थी। बड़े हिंदू मंदिर और विभिन्न राज्यों के राजसी शासक मुख्य चित्रण कला का उदय धार्मिक उपासना के संदर्भ में हुआ था। भारत के विभिन्न भागों में वास्तुकला की अलग क्षेत्रीय शैलियाँ देखने को मिलती हैं जो विभिन्न धर्मों को प्रदर्शित करती हैं। उदाहरण के लिए इस्लाम धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म और हिंदू धर्म, ये सभी धर्म संपूर्ण देशों में विशिष्ट रूप से साथ ही साथ अस्तित्व में थे। अतः विभिन्न उपासना स्थलों में और मकबरों युक्त महलों, समाधि स्थलों इत्यादि के पत्थरों पर कुशलता से गढ़ी हुई कांसे या चांदी में ढाली हुई और टेराकोटा या लकड़ी की बनी हुई एवं रंगों द्वारा चित्रित कई प्रकार की प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं। इनमें से अधिकांशतः भारत की विशाल धरोहर के रूप में संरक्षित है। तो ये देखिए महाराष्ट्र की वारली चित्रकला, इस तरीके से आप समझ सकते हैं फिगर के माध्यम से। ये किसका फिगर है? महाराष्ट्र की वारली चित्रकला का। आधुनिक परिदृश्य में इन चित्रण कलाकारों को सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा संरक्षण और प्रोत्साहन दिया गया। चित्रण कला से लोगों को उद्यमिता के साथ ही आजीविका के अवसर भी प्राप्त हुए। चित्रण कलाओं का पुनरुद्धार एवं संरक्षण देख लेते हैं। तो आज हमारे सामने इन कलाओं का पुनरुद्धार यानी कि रिवाइवल करना एवं इन्हें बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए निम्न क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। वो क्षेत्र कौन कौन से? नंबर 1 है नए डिज़ाइन बनाना, अर्थात इन्हीं से रिलेटेड नए डिज़ाइन बनाना। दूसरा पॉइंट संरक्षण एवं परिष्करण नीतियाँ बनाना। तीसरा पॉइंट करता है पर्यावरण अनुकूल कच्चे माल का उपयोग करना। पॉइंट 4 पर प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था। पॉइंट 5 कहता है पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण और पॉइंट 6 कहता है बौद्धिक संपदा अधिकार सुरक्षा। तो ये सारी ही चीज़ों को ध्यान में रख करके आप इनके जो है इन चित्रकलाओं का पुनरुद्धार एवं अर्थात रिवाइवल कर सकते हैं। अब चलते हैं कार्य, आयु एवं जेंडर के बारे में चर्चा करते हैं। किसी कार्यबल के सदस्यों की आयु अर्थात एज और लिंग अर्थात सेक्स व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक जीवन की कार्य पद्धति, व्यक्ति के दृष्टिकोण और राष्ट्र एवं समाज के दृष्टिकोण समष्टि दृष्टिकोण को दोनों प्रकार से प्रभावित करते हैं। जब बच्चों और महिलाओं को जबरदस्ती ऐसे कठिन कार्य में लगा दिया जाता है जो उनकी शारीरिक और मनोवैज्ञानिक अवस्था के लिए उपयुक्त नहीं होता, तो उनका स्वास्थ्य एवं विकास दोनों पर प्रभाव पड़ता है। अतः जनसंख्या के इस खंड और बड़ी आयु वर्ग के लोगों पर कई प्रकार के दृष्टिकोण से ध्यान देने की आवश्यकता है। कार्य के संदर्भ में जेंडर मुद्दे देख लेते हैं। तो प्रकृति ने जैविक और कार्यात्मक भिन्नताओं के आधार पर मानव जाति को 2 लिंगों पुरुषों और स्त्रियों में बांटा है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रांसजेंडर लोगों को तीसरे जेंडर के रूप में मान्यता दी है। किसने? भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने, जिन्हें पारालैंगिक अर्थात ट्रांससेक्सुअल, पारपरिधानिक अर्थात क्रॉस ड्रेसेस आदि कहा जाता है। लिंग और जेंडर में अंतर क्या होता है? सेक्स, लिंग एवं जेंडर शब्द का प्रयोग प्रायः अदल बदल कर किया जाता है, जबकि निश्चित रूप से इनके अलग अर्थ ध्यान दीजिएगा। लिंग एवं जेंडर में अंतर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लोग जो है दोनों को एक ही बैठते हैं, समझ बैठते हैं, तो बट ऐसा नहीं है। लिंग एवं जेंडर में अंतर समझिए। लिंग सेक्स क्या है? आनुवांशिकी, जनन, अंगों इत्यादि के आधार पर जैविक वर्ग से संबंधित है, जबकि जो जेंडर है सामाजिक पहचान पर आधारित है। नर शब्द लड़कों और पुरुषों को बताता है, जबकि मादा शब्द लड़कियों और महिलाओं को प्रदर्शित करता है। लिंग का बाहरी प्रमाण प्राथमिक यौन अंगों अथवा जननांगों से होता है। ऐसा XX और XY या अन्य दूसरे गुणसूत्रों के संयोग के कारण होता है। प्रत्येक समाज में सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रथाएं तय करती हैं कि विभिन्न जेंडरों को कैसा व्यवहार करना चाहिए और उन्हें किस प्रकार के कार्य करने चाहिए। इस प्रकार व्यक्ति की पहचान बचपन से ही बन जाती है, जो व्यक्ति की बुद्धि एवं विकास के साथ ही निरंतर धीरे धीरे उसके व्यक्तित्व को भी प्रभावित करती है। किसी भी समाज या समुदाय के सदस्यों द्वारा स्वयं की भूमिका का निर्वहन विशिष्ट रूप से सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथाओं के अनुरूप करना होता है। इस प्रकार से स्त्री पुरुष और भूमिका की पहचान के मानदंड बनते हैं और स्थापित हो जाते हैं। समय के साथ ही ये मानदंड व प्रथाएं
उनके लिए रूढ़िबद्ध यानी कि स्टोरियोटाइप हो जाते हैं और इन्हें प्रत्येक सदस्य का सामान्य और अपेक्षित व्यवहार समझा जाने लगा। ये मानदंड और प्रथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं और निरंतर चलन में रहते हैं। अतः यह कह सकते हैं कि जेंडर शब्द की रचना सामाजिक रूप से की गई है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, एक्स एक्स और एक्स वाई। तो फ्रेंड्स, जो हमारी स्त्रियाँ होती हैं, जो हमारी गर्ल्स होती हैं, उनके अंदर एक गुणसूत्र पाया जाता है। आप सभी ने साइंस पढ़ा होगा, इसकी क्लास में डिटेल में लूँगी एक बार सिलेबस कराने के अंदर। तो उनके अंदर एक्स एक्स ही पाया जाता है और जो बॉयज़ होते हैं एक्स और वाई पाया जाता है। तो जब एक्स एक्स यानी कि लड़के का एक्स और लड़की का एक्स जब आपस से मिलता है तो उससे क्या होता है, एक्स एक्स मिल करके एक लड़की का एक गर्ल्स का निर्माण होता है। और जब एक्स वाई मिलते हैं तो उससे क्या होता है, एक बॉय का अर्थात एक लड़के का निर्माण होता है। तो ये इस टॉपिक को मैं अलग से कराऊंगी, ऐसे आपको उतना समझ में नहीं आया होगा, ऐसे नॉर्मली करवा दिया है। तो ये देख लीजिए। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, महिलाओं की समाज में भूमिका क्या है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। तो इसको हम कवर करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, अर्थात नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। आज की क्लास को यहीं तक करते हैं। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। फिर भी कोई डाउट रह जाता है आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, आपके हर डाउट लेने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। धन्यवाद।